दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आपसे आग्रह है कि आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सजेशन देंगे ताकि हम कुछ बेहतर कर सकें। आज मैंने जो विषय उठाया है वह इस कोरोना क्राइसिस में गांवों की स्थिति पर। कहा जाता है कि भारत गांवों का देश है और यह कहा जाना भी लाजमी है, क्योंकि भारत की एक बहुसंख्यक आबादी लगभग 66% के आसपास वह ग्रामीण भारत की आबादी है। तो वैसे स्थिति में यह कहना कि भारत गांवों का देश है अतिशयोक्ति तो नहीं है। सरकार की लोकल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्री के अनुसार भारतवर्ष में लगभग 6,62,599 गांव हैं। कुछ ऐसे भी गांव होंगे जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। बिहार की स्थिति में अगर हम देखें तो लगभग 45,447 गांव हैं। कुछ यहाँ भी वैसे गांव होंगे जो किसी कारणवश या तो दर्ज नहीं हुए हों या फिर छूट गए हों। चूंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही हमने गांवों के नाम पर योजनाएं तो बनाए, राशियां तो आवंटित की, लेकिन भिन्न भिन्न कारणों से गांवों का विकास उतना नहीं हो सका। हम प्रगति में पीछे छूट गए और यही कारण है कि हमें शहरों की ओर पलायन करना पड़ा। भारत की जो बहुसंख्यक आबादी है वह कृषि पर आधारित रह गई। उन्हें कल कारखानों के सहारे या फिर उद्योग धंधों के सहारे या फिर कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, जो कुछ भी किया जा सकता था वह उतना नहीं किया जा सका जितना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, किसी लोकतांत्रिक सरकार से अपेक्षा की जाती है। खैर, जो भी हो, जब कोरोना क्राइसिस पूरे दुनिया में कोहराम मचा रहा था, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे देश त्राहिमाम कर रहे थे, वैसे स्थिति में भारत की सरकार ने 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं कि तैयारी के साथ या बिना तैयारी के साथ यह लॉकडाउन की व्यवस्था कर दी गई भारत के सरकार के द्वारा। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई कि जो लोग गांवों से शहरों में रोजी रोजगार के तलाश में गए थे, एकाएक जब कल कारखाने बंद हो गए, उनके काम धंधे बंद हो गए, तो आखिर वे करते तो क्या करते। राज्य की सरकारों के द्वारा, देश की सरकार के द्वारा यह कहा गया कि वे बिल्कुल जहां हैं वहीं रुकें, वे बिल्कुल सुरक्षित है, उन्हें खाना पीना सारी व्यवस्थाएं करवा दी जाएंगी। लेकिन यह व्यवहारिक तौर पर लग नहीं रहा था कि ऐसा किया जा सकता है, और ऐसा किया जा भी नहीं रहा था, क्योंकि जिस राज्य में वे थे वहां लगभग उनकी स्थिति दोयम दर्जे की नागरिकता के जैसी थी, क्योंकि वहां की सरकार पहले अपने लोगों की चिंता करती, फिक्र करती, उसके बाद इन प्रवासी मजदूरों, इन प्रवासी श्रमिकों के बारे में वह सोचती। खैर, बात जो भी हो, स्थिति ऐसी हो गई, ऐसे ऐसे विद्युत तस्वीर आने लगे कि लोग हजार हजार किलोमीटर तक पैदल चलकर अपने बीवी बच्चों के साथ अपने अपने वतन की ओर, अपने अपने घर की ओर बढ़ने लगे। स्थिति भयावह हो गई। कुछ लोगों ने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ऐसे स्थिति में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप इन प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था कीजिए। भारत की सरकार ने श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से उनके लिए व्यवस्था भी की, लेकिन जो श्रमिक ट्रेन एक दिन में पहुंचना चाहिए था, 2 दिन में पहुंचना चाहिए था, वे 4 दिन 5 दिन में अपने अपने डेस्टिनेशन, अपने अपने गंतव्य तक पहुंच सके। ऐसे स्थिति में जब WHO कहता है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, जब ऐसी स्थिति पैदा होगी तो कहाँ रहेगा सोशल डिस्टेंसिंग, कैसे किया जाएगा उसका पालन। इतना ही नहीं, तरह तरह के अफवाह फैलाए गए, ऐसे ऐसे अफवाह कि फलाने स्टेशन से फलाने जगह के लिए ट्रेन खुला है, और फिर क्या हुआ, वहां एक लंबी चौड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और फिर बस अड्डों की भी स्थिति ऐसी बन गई
खैर जो भी हो, किसी तरह से वे अपने अपने घरों तक आए। बिहार की स्थिति अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि बिहार में कहा गया कि 17 लाख प्रवासी यदि बिहार में एक साथ आ जाएं तो उन्हें कहाँ रखा जाएगा, क्या खिलाया जाएगा। और इन प्रवासियों में केवल मजदूर नहीं थे, छात्र, कामगार सभी लोग थे। मुझे आपसे पूछना है, अगर आप इन्हें खिला नहीं सकते, इनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो लोकतंत्र में, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से क्या आशा रखी जाती है। इतना ही नहीं, भारत की सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की। जब स्थिति बहुत अच्छी थी तब तो आपने यह किया नहीं। अब कोरोना क्राइसिस है, आपके यातायात बंद है, लोग डरे सहमे अपने अपने घरों में कैद हैं, तब आप करने लगे हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड हम चलाएंगे। इतना ही नहीं, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि जैसे सिम कार्ड्स का पोर्टेबिलिटी होता है, वैसे हम राशन कार्ड का नेशनल पोर्टेबिलिटी करवाएंगे। आप सोचिए, अगर कोई बिहार का रहने वाला आदमी और कर्नाटक में काम करता है, आप उसके राशन कार्ड को पोर्टेबल करवाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जरा सोचिए, आप मुझे बताइए कि अगर उस व्यक्ति का अंगूठा का निशान नहीं मिलता है, अगर उस व्यक्ति के नाम में किसी तरह का गलती है स्पेलिंग में या कुछ और, अगर जन्म तिथि नहीं मिलता है, तो वहां की सरकार कहेगी कि नहीं, आप वह व्यक्ति नहीं है, और उसे उस सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। मुझे तो ताज्जुब है कि आज तक हमने अपने मतदान पहचान पत्र को सही तरीके से मतदाताओं तक नहीं पहुंचा सका है। ऐसे ऐसे घटना है भाई, मतदान पहचान पत्र में बाप का नाम बेटे के नाम से छोटा है, जो निश्चित रूप से अवैज्ञानिक अतार्किक है। ऐसे ऐसे जुमले पढ़े गए कि हम पूरे देश के राशन कार्ड को पोर्टेबल करवा देंगे। इतनी बड़ी पीडीएस बेनिफिशियरी की संख्या है और आप उसे पोर्टेबल करवा देंगे रातों रात। यह तो महज दिखावा है, छलावा है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। यह कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बढ़िया है, अगर विपरीत से विपरीत स्थिति आए फिर भी हम संभाल लेंगे ग्रामीण व्यवस्था को। मुझे आप बताइए कि जब सारा चीज अच्छा था, अच्छे दिन थे, तब तो गांव में जो स्वास्थ्य केंद्रों के नाम पर केंद्र है या उपकेंद्र है, वहां डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं तो नर्स नहीं, नर्स और डॉक्टर हैं तो बेड नहीं, नर्स बेड और डॉक्टर्स हैं तो मेडिसिन नहीं, वह तो सुचारू रूप से आप चलवा नहीं सके। और अब कहते हैं कि बिल्कुल हेल्थ केयर फैसिलिटी हमारा दुरुस्त है। गांव में रहने वाले 60% लोगों को हेल्थ केयर सेंटर तक जाने में 5 किलोमीटर से भी ज्यादा का दूरी तय करना पड़ता है मेरे दोस्त। शहरी आबादी जो केवल 28 से 30% ही है, उसे 66% हॉस्पिटल बेड का एक्सेस है। बाकी बहुसंख्यक आबादी जो गांवों में रहती है, सिर्फ 1.5 एक तिहाई हॉस्पिटल बेड तक ही पहुंच हासिल कर सकी है। और आप कहते हैं कि बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ केयर फैसिलिटी एकदम तंदुरुस्त है, बिल्कुल उचित है, कहीं कुछ कमी नहीं है। अरे एनएसएसओ का डाटा कहता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का डेटा कहता है कि भारत की आबादी का 90%, 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। असंगठित क्षेत्र में 90% लोग काम करते हैं। अब उनके लिए आप एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 70% से 80% तक हो गई है। और इतना ही नहीं, कृषि आधारित जो हमारी अर्थव्यवस्था है गांवों की, वहां स्थिति क्या हुई होगी? स्कूल्स, एजुकेशन की बात हम करते हैं, गांवों में कैसी स्कूल और एजुकेशन की बात आप करेंगे? जब हम कोरोना क्राइसिस में फेस टू फेस क्लासरूम कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ई टीचिंग, ई लर्निंग, ई एजुकेशन की तरफ हमें बढ़ना होगा। आप पहले तो बच्चों को खिचड़ी के नाम पर स्कूल में बुला लेते थे, अंडे के नाम पर बुला लेते थे, और शिक्षकों का भी यही काम होता था, कितने बच्चे आए कितने नहीं आए, उनका हिसाब किताब करने में और एडजस्टमेंट करने में सारा एनर्जी उनका जाया हुआ करता था। आज के तारीख में भी इस भारतवर्ष में लगभग 13,500 ऐसे गांव हैं जहां स्कूल्स नहीं है। आप कैसे उन्हें एजुकेशन दे पाएंगे? मैन पावर,
जो प्रवासी मजदूर के रूप में शहरों से लोग गांवों में आए हैं, वे आपके लिए एक बहुत बड़े मैन पावर हैं। उनके साथ क्या हो रहा है? आपने तो कभी कुटीर उद्योग और लघु उद्योग को तवज्जो नहीं दिया। इतना ही नहीं, कृषि जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसे पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुपालन, हॉर्टिकल्चर आदि के क्षेत्र में अगर काम करके बेहतर बनाया जाता तो स्थिति कुछ और होती, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब पता नहीं जब वैक्सीन आएगा, मेडिसिन आएगा, तब भी यह मुहैया करवाया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहने वाले लोगों को या नहीं, यह भी एक संदेह का विषय है। इस तरह से मुझे लगता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था या गांव की स्थिति इस कोरोना क्राइसिस में बद से बदतर हुई है। सरकारों को, पंचायती राज व्यवस्था को इस पर ध्यान देना चाहिए।